आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देखिए हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था मुझे डैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है कि जो रिफॉर्मेशन किस में करना है मुझे, फाइनेंशियल सेक्टर में। उसमें क्या क्या रिफॉर्मेशन हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या कहते हैं, इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक कमर्शियल बैंक, ठीक है, जैसे आपका SBI हो गया आपका जितने भी कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इस टाइप के। इन्वेस्टमेंट बैंक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन जो आपका शेयर बाजार वाला है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो डॉलर आता जाता है, ठीक है। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो कहने में RBI जो होता है सेंट्रल बैंक, उसी कौन कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक को। तमाम जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑपरेशन है, इस सबको सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। द रिफॉर्म इंट्रोडक्शन अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर चेंज इन रोल ऑफ RBI, ठीक है। सबसे RBI का रोल चेंज किया। द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब कहने मतलब ये कह रहा है कि RBI का रोल था, पहले रेगुलेट करता था, उसको रेगुलेट ना करके फैसिलेट किया, हेल्प करने लगा। A result, financial sector was allowed to take decisions on the many matters without consulting the RBI। तो इससे क्या होगा कि बहुत से जो फाइनेंशियल सेक्टर थे जिनको RBI से परमिशन लेना पड़ता था, तो उन्होंने एक तरह हटा दिया कि फाइनेंशियल सेक्टर खुद से डिसीजन ले सकता है। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, उसके बाद प्राइवेट बैंक आना शुरू हो गए। द रिफॉर्म्स पॉलिसी लेड बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, जैसे आपका HDFC हो गया, HCI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो फिर इस तरह आने लगे। इंडिया एज वेल एज फॉरेन, बहुत से फॉरेन बैंक इंडिया में आने लगे। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक्स लाइक ICICI दिखे ना, फॉरेन बैंक्स लाइक HSBC इंक्रीज इन द कंपटीशन एंड बेनिफिटेड द कंज्यूमर थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड बेटर सर्विसेज। यही कह रहा है कि कंपटीशन मिलने लगा यहाँ के बैंक से, यहाँ के जितने तमाम जो कमर्शियल बैंक थे गवर्नमेंट के, उसको ये मतलब उसको आप कह सकते हैं कि कंपटीशन करने लगे उनसे, और कम रेट पे इंटरेस्ट रेट पर लोन देना प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत से ऐसे बैंक हैं जो ज़्यादा FD करने पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। ये तमाम चीज़ें बेनिफिट था इसमें। उसकी बात करें इंक्रीज इन लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वॉज रेज्ड around 51%. Foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in India financial market. उसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया कि फॉरेन कंट्रीज तमाम जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हैं, ठीक है, मर्चेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो तमाम जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करने लगे। Though banks have been given permission to generate resources from India and account and abroad, certain aspects have been retained by the RBI to safeguard the interests of account holders and the nation। ठीक है, तो एक तरह से जो बैंक कई तरह का परमिशन देना शुरू कर दिए हैं इंडिया में। जो तमाम कंज्यूमर थे, जो फॉरेन के जो रहते थे, वो भी इंडिया में जो बैंक को इस्तेमाल करते थे, तो कई तरह के उनको जो है RBI क्या करने लगा, एक तो उनको प्रोटेक्ट करने लगा सेफ गार्ड के रूप में कि आप हमारे यहाँ बैंक ओपन कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग आपके यहाँ पैसे जमा करेंगे, ये सब चीज़ था। उसके बाद क्या आ गया, देन आफ्टर क्या है, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, उसके एक्सपेंशन किया गया। बैंक्स वेर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस आफ्टर द फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशन विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI। चेंज इन रोल ऑफ RBI, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, इंक्रीज लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीज़ें हैं। टैक्स रिफॉर्मेशन, अब उसके बाद टैक्स रिफॉर्मेशन क्या सुधार हुआ। सबसे पहले क्या था, टैक्स रिफॉर्म refers to reforms in government taxation and public expenditure policies
विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए फिस्कल पॉलिसी की जो ईयरली होती है ना, तो टैक्स में क्या सुधार किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज़ किया सके, पब्लिक पर खर्च किया सके। ठीक है, साल में तो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लगते हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपकी इनकम पर टैक्स लगते हैं, इंडिविजुअल इनकम जो कमाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है कंपनी को उस पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी आपका हो गया, जो गुड्स आप सेल करते हैं परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। ठीक है, लिखा भी रिफर्स दोज टैक्सेस विच अफेक्ट इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंड, जो खर्च करते हैं सेल करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, हमारा जीएसटी लगता है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके आगे, द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स वर। क्या क्या मेजर टैक्सेशन रिफॉर्मेशन हुआ था, देखिए इसमें रिडक्शन इन टैक्सेस पहला रिड्यूस किया गया। सिंस 1981 देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इविजन। ठीक है, तो जो पहले 1991 तक क्या टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, लोग इनकम क्या होती, इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। कंटिन्यू रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स हाई टैक्स, जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन होते थे, जो बड़े बड़े कंपनी में टैक्स जो फ़ायदा होता था, रेवेन्यू को कमाती थी, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। ठीक है, इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड डेट मॉडरेट रेट टैक्स इनकम टैक्स इनकरेज सेविंग एंड वाइडली डिस्क्लोज इनकम। उसके बाद क्या है कि तेज़ी से क्या है, एक मॉडरेट रेट टैक्सेस आया। मॉडरेट रेट मतलब कि इनकम पर जितनी इनकम को उस पर टैक्स क्या हो, कम लगेगा। ठीक है, इनकम पर कम टैक्स लगेगा, जिससे लोग क्या कर सकेंगे, अपनी एक सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी इनकम के बारे में बता सकते हैं कि डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मेरी कितनी इनकम है। ठीक है, जब ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो कोई बताए नहीं, कम टैक्स लगेगा तो लोग बताना शुरू करिए चलिए मेरी इतनी इनकम है, उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, इतना टैक्स लगेगा, तो लोग खुद अपने बारे में बताने लगे। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या सुधार हुआ। कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड एंड कमोडिटीज़। ठीक है, तो बहुत चीज़ का कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत क्या हो गया, सुधार किया गया टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। ठीक है, ताकि नेशनल मार्केट सुधार कर सकें फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस in order to encourage better compliance on part of taxpayer, many procedures have been simplified। उसके बाद क्या है, बहुत कुछ किया गया है कि उसमें टैक्सेशन में क्या किया, ऐसे प्रोसीजर बने जो उसको बहुत ज़्यादा उसको क्या गया, सिंप्लीफाइड किया गया, आसान बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका इसमें लिखा है द गुड एंड सर्विसेज टैक्स वाज पास इन पार्लियामेंट 29 मार्च को पास हुआ था, कब 2017 में, टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को यूनिफाइड करने के लिए, सही करने के लिए जीएसटी आया। द एक्ट केम इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। इसे याद रखिएगा डेट इसे आप लोग। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। दिस एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, रिड्यूस इवेशन, क्रिएट वन नेशन एंड टैक्स वन मार्केट। ये तमाम चीज़ें तो एक तरह क्या बना दिया कि वन नेशन वन टैक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, टैक्सेशन रिफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है, इसके लिए बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बाद में। आज की फिलहाल इतनी, थैंक यू।